हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में 5 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर हम लोग बताने वाले हैं, ठीक है। तो क्लास 12th केमिस्ट्री में अब आपको अंतर की चिंता नहीं करनी है, ठीक है। ये जो 5 अंतर बताने जा रहा हूँ, इसके बाहर आपको एक भी नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम परासरण तथा विसरण में अंतर देखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है परासरण तथा विसरण में अंतर। एक तरफ लिखेंगे परासरण, एक तरफ लिखेंगे विसरण और बीच में लाइन खींच देंगे। इसी प्रकार से आपको भी लिखना है, ठीक है। तो पहला है, इसमें परासरण में क्या होता है कि परासरण में अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं, ठीक है। मतलब परासरण में अणु जो है वो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर गति करते हैं। जबकि विसरण में क्या होता है, विसरण में अणु अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करते हैं। यहाँ पर क्या है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रण की ओर, और यहाँ पर है अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण की ओर, ठीक है। तो दोनों में बहुत साधारण सा अंतर है, तो आप लोगों को ध्यान से समझ लेना है, ठीक है। अगला इसमें लिखते हैं कि परासरण में विलायक के अणुओं का बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। मतलब परासरण में जो होगा, विलायक के अणुओं का बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली से होगा, और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का प्रयोग नहीं होता है और परासरण में होता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अगला अंतर है कि परासरण केवल विलयन में होता है, ठीक है। तो परासरण जो है वो हमेशा विलयन में होगा, और जबकि विसरण जो है द्रव व गैस दोनों में होता है। ये आपको अंतर याद रखना है, ठीक है। परासरण केवल विलयन में होता है और जबकि विसरण द्रव व गैस दोनों में होता है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, परासरण में अणु कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करते हैं, और विसरण में अणु अधिक सांद्रण वाले विलयन से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर गति करती हैं। परासरण में विलायक के अणुओं का बहाव अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा होता है, और विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की कोई भूमिका नहीं होती है। परासरण केवल विलयन में होता है, जबकि विसरण द्रव व गैस दोनों में होता है। तो इस प्रकार परासरण तथा विसरण में अंतर समझ चुके हैं। अगला अंतर है धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक ये क्या होते हैं समझिए। एक तरफ धात्विक चालक, दूसरी तरफ वैद्युत अपघटनी चालक लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें लिखते हैं, इनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या होता है, इनमें धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, ठीक है। कॉमन अंतर है, धात्विक चालक में धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है, और वैद्युत अपघटनी चालक में धारा का प्रवाह आयनों द्वारा होता है, ठीक है। समझ गए। उसके बाद में कह रहा है कि ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। किसमें? धात्विक चालक में ताप बढ़ने पर चालकता घटती है, और वैद्युत अपघटनी चालक में ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद में धात्विक चालक में लिखेंगे, इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। धात्विक चालक में जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, और वैद्युत अपघटनी चालक में रासायनिक परिवर्तन होता है। बस इसका विपरीत इधर लिखना होता है। आप लोग बहुत आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है, आपको पांचों नियम यूं याद हो जाएंगे, ठीक है। अगला है कि ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं। कौन? जो धात्विक चालक होते हैं वो ठोस तथा द्रव दोनों अवस्थाओं में चालन का कार्य करते हैं, जबकि वैद्युत अपघटनी चालक ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। ये दोनों में द्रव यानी द्रव और ठोस दोनों में कार्य करते हैं, और ये केवल द्रव अवस्था में ही चालन का कार्य करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वैद्युत अपघटनी चालक और धात्विक चालक में अंतर आप लोग समझ चुके हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण अंतर की तरफ। तो ये है अभिक्रिया की कोट तथा आणविकता में अंतर।
ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखेंगे, एक तरफ कोट और एक तरफ अभिक्रिया की आणविकता। कोट में लिखते हैं यह एक प्रायोगिक मान है। ठीक है, ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कोट क्या है, एक प्रायोगिक मान है, और आणविकता क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है। तो इसका विपरीत इधर हो गया है, मतलब यह एक प्रायोगिक मान है और यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है, इसी प्रकार से अंतर आपको लिखना है। उसके बाद कोट में लिखेंगे कि कोट शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है, और आणविकता में लिखेंगे यह कभी भी शून्य, भिन्नात्मक तथा ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, ये इधर जो हो सकता है इधर नहीं हो सकता है, बस इसका विपरीत लिखना होता है। उसके बाद में आगे लिखते हैं यह वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है। मतलब कोट जो है वेग तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताती है, और आणविकता जो है यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है या बताती है। ठीक है, यह क्या करेगी, वेग अभिकारक की सांद्रता में संबंध बताएगी, और यह जो आणविकता होगी वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को बताती है। क्लियर हुआ। उसके बाद में अगला पॉइंट लिखेंगे, ये वाला नहीं लिखना है, गलत है। उसके बाद ये लिखेंगे यह अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। मतलब कोट जो है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, और कोट और आणविकता जो है यह अभिक्रिया में प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। मतलब आणविकता अभिक्रिया के प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है, और कोट जो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले अणुओं की संख्या को दर्शाती है। तो यहाँ तक आपने कोट और आणविकता में भी अंतर समझ लिया है। उम्मीद करते हैं ये तीनों अंतर अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। ठीक है, डीएनए और आरएनए में अंतर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए समझते हैं, एक तरफ डीएनए लिखेंगे, एक तरफ आरएनए लिखेंगे। तो डीएनए में लिखेंगे कि इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, और आरएनए में इसमें लिखेंगे कि इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक है, इसमें डीऑक्सी और इसमें सिर्फ राइबोज शर्करा होती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें थायमीन क्षार होता है। मतलब डीएनए में जो है वो थायमीन क्षार होगा, और आरएनए में जो है इसमें यूरेसिल क्षार होता है। ठीक है, ये दोनों ही डिफरेंट होते हैं, बाकी तीनों क्षार आपके सेम होते हैं दोनों में। ठीक है, तो इसमें डीएनए में जो है थायमीन क्षार होगा और आरएनए में यूरेसिल क्षार होता है। क्लियर हुआ। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है डीएनए में। ठीक है, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है। किसकी? डीएनए की संरचना जो है वो द्विकुंडलित होती है, और आरएनए में लिखेंगे इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। ठीक है, तो डीएनए की संरचना द्विकुंडलित और आरएनए की संरचना एकल सूत्री होती है। क्लियर होगा। उसके बाद में अगला पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डीएनए जो होता है वो केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, तो डीएनए हमेशा केंद्रक में पाया जाता है, और आरएनए या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। कभी कभी बहुविकल्पी भी पूछता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे केंद्रक में, और आरएनए कहाँ पाया जाता है, तो ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा और लास्ट है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अंतर, ग्लूकोज तथा सुक्रोज में विभेद या अंतर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर क्या होता है? एक तरफ लिखेंगे ग्लूकोज, एक तरफ लिखेंगे सुक्रोज। ठीक है, तो ग्लूकोज में लिखेंगे कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। ग्लूकोज में क्या होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है,
और सुक्रोज में क्या होता है, लाल अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है, इसका विपरीत है, बस इसमें कहता है ग्लूकोज में कि क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है और सुक्रोज में कहता है कि लाल अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है, फिर हम ग्लूकोज में लिखते हैं कि सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है। ग्लूकोज में सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, जबकि सुक्रोज में क्या होता है, सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए, फिर से समझ लीजिए। ग्लूकोज में क्या होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, सुक्रोज में लाल अवक्षेप नहीं बनता है। और ग्लूकोज में सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, सुक्रोज में क्या होता है, सिल्वर दर्पण या सिल्वर का काला अवक्षेप नहीं बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ग्लूकोज तथा सुक्रोज में अंतर आपको तैयार करना है। तो हमने आज 5 महत्वपूर्ण अंतर तैयार कर लिए हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर हो गया, सुक्रोज तथा ग्लूकोज में अंतर हो गया, कोटि तथा आणविकता में अंतर हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार से 5 हमने महत्वपूर्ण अंतर तैयार कर लिए हैं। अगर आप लोग इनको तैयार करते हो तो 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ये 2-3 घंटे आपको लग जाता है लिखने में, फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी सपोर्ट दिखाइए थोड़ा सा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।